बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम दिन है। आज ईरान के अंदर सदारती इंतखाबात हैं और आज मैं इन इंतखाबात के हवाले से एक तफसीली वीडियो आपके साथ लाया हूँ। इस वीडियो के बाद आपको मुकम्मल मालूमात हासिल होगी ईरान के इलेक्शंस को लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान का बेसिकली क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरीके से ईरान के अंदर जो है ना वो सदर का इंतखाब किया जाता है और वो कौन सा शख्स है जो कि इन इलेक्शंस के अंदर जो कि लाइकली टू विन है, और क्या जो है ना वो इंटरनेशनल मीडिया, यूएसए का मीडिया, इसराइल का मीडिया इन इलेक्शंस के हवाले से लिख रहा है। इलेक्शंस को लेकर, नेटो को लेकर और न्यूक्लियर डील के हवाले से क्या नई डेवलपमेंट हो सकती है, जो आने वाला नया कैंडिडेट होगा वो क्या नज़रियात रखता है यूएसए को लेकर, और किस तरीके से इसराइल के हवाले से ईरान की पॉलिसी जो है उसमें तब्दीली आ सकती है। ये सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आप तक मिल सके। नाज़रीन, आज जुमे के दिन ईरान के अंदर इलेक्शन है। इन इलेक्शंस के हवाले से आपको कई वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन मैं एक डिटेल वीडियो लाया हूँ आपके लिए, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि आज ना सिर्फ जो है ना सदारती इंतखाब होने हैं ईरान के अंदर, बल्कि टोटल आज जो है ना वो 4 वोट कास्ट होने हैं ईरान के अंदर। एक जो है वो सदारती इंतखाब का वोट है, दूसरा आज पार्लियामेंटेरियंस की के हवाले से भी वोटिंग होनी है, और तीसरा जो इंतहाई अहम है वो है मजलिस खबरगान के हवाले से वोटिंग होनी है। आज उनके भी मेंबरान की जो है ना वो आज कास्टिंग है, उनके भी मेंबरान की जो है ना थ्रू इलेक्शन उनकी सिलेक्शन की जाएगी, और इसके अलावा लोकल बॉडी भी इलेक्शन है, यानी कि इस हवाले से 4 वोट जो है वो आज ईरान के अंदर कास्ट किए जाएंगे। इन वोटों के हवाले से कौन सा कैंडिडेट जो है जो सबसे अहम सदारती इंतखाबात हैं और कौन सा कैंडिडेट जो है इसके हवाले से जो है ना फेवरेट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ईरान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझें। नाज़रीन, ईरान के अंदर 1979 के अंदर एक रेवोल्यूशन आती है, ये इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है, और इसके अंदर जो बादशाह थी ईरान के अंदर, उस बादशाह को हटाकर एक इस्लामी निज़ाम ला दिया जाता है। और अब तक, और इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो मनसब था जिसको सुप्रीम लीडर ये कहते हैं, उस मनसब के ऊपर अब तक सिर्फ 2 ही लोग फायज हुए हैं, ठीक है। और 1979 तक आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, और खुमैनी की फिर बाद में 1989 के अंदर 10 साल के अरसे के बाद जो है ना ये चेंज हुई, और अब तक वही जारी है। ये इंतहाई अहम सुप्रीम लीडर जो होता है ये सबसे बड़े ओहदे के ऊपर फायज होता है, और तकरीबन तमाम जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसी सुप्रीम लीडर के पास ही होती हैं। जिस तरह से जो आपके आर्मी चीफ्स होते हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, कुड्स फोर्सेस हैं, उनके जो सरबराहान हैं वो भी सुप्रीम लीडर ही सिलेक्ट करता है। जुडिशरी के जो सरबराहान होते हैं वो भी सुप्रीम लीडर ही सिलेक्ट करता है। आपकी जो मीडिया हाउसेस के हेड्स होंगे वो भी सुप्रीम लीडर ही सिलेक्ट करेगा, और सुप्रीम लीडर ही मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल कंट्रोल भी सुप्रीम लीडर ही करता है। इसके अलावा कई दूसरे सेंटर्स होते हैं, कई लिमिटेड पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास मौजूद होती हैं, जिसका आज इंतखाब है। इसके अलावा जो सबसे अहम इलेक्शन आज होना है वो मजलिस खबरगान का होना है। अब ये मजलिस खबरगान क्या चीज़ है नाज़रीन? मजलिस खबरगान बेसिकली वो बॉडी है कि जो खुद सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। जी हाँ, ये इंतहाई अहम बॉडी है, और ये ईरान के अंदर मौजूद सबसे बड़े मनसब के ऊपर जो शख्स फाइज होगा ये उसका इंतखाब करती है। क्योंकि इस टाइम जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, और कई जो इंटरनेशनल न्यूज़ के मीडिया आउटलेट्स हैं वो तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि ये उनका आखिरी इलेक्शन होने वाला है। तो अब ये मजलिस खबरगान जो है, इनका 8 साल के लिए इनके मेंबरान की जो है ना वो होती है, इलेक्शन होते हैं, इनकी टर्म होती है, और हर 8 साल के बाद इनकी दोबारा से जो है ना इनके जो है ना वो नए अरकान हैं वो मुंतखब होते हैं। तो आज मजलिस खबरगान के भी इलेक्शन का हवाले से एक इंतहाई अहम दिन है, और उनके मेंबरान की भी सिलेक्शन होनी, यानी कि एक तो सदारती इंतखाब है, दूसरा सुप्रीम लीडर के हवाले से भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले वक्त में अगर इनको एक नया सुप्रीम लीडर की सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक नए सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब यही मजलिस खबरगान जो है ये आसानी से एक नए शख्स को ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब कर देगी। अब इस हवाले से एक और बड़ा जो है ना वो इनका एक इदारा है जिसको हम गार्डियन काउंसिल कहते हैं। ये गार्डियन काउंसिल इतना अहम है कि जिसने 6000 कैंडिडेट्स में से जो कि ईरानी सदर के लिए रन कर रहे थे, सिर्फ 4 कैंडिडेट्स को फाइनल किया है, बाकी सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया। ये गार्डियन काउंसिल ये इंतखाब करती है कि कौन सा शख्स जो है वो सदारती इंतखाब लड़ने के काबिल है। इस हवाले से सिर्फ 4 लोगों को फाइनलाइज किया गया है, और उनमें से भी कहा यह जा रहा है कि कोई 1 या 2 शख्स इंतहाई फेवरेट हैं, और बाकी जो है वो रनर अप्स हैं, वो उनकी पॉपुलैरिटी भी
इतनी ज़्यादा रही हैं। इस गार्डियन काउंसिल के बेसिकली 12 मेंबरान होते हैं। ये गार्डियन काउंसिल के 6 मेंबरान जो है वो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ही जो है ना वो चूज़ करते हैं, और बाकी के जो 6 लीडर हैं वो पार्लियामेंट और जुडिशरी के थ्रू आते हैं। और इन 12 मेंबरान की जो है के अंदर होता ये है कि इनकी टर्म के हवाले से इनकी 6 साल टर्म होती है, और हर 3 साल के बाद जो है ना होता ये है कि आपके जो है ना वो 6 मेंबरान जो है ना वो रिटायर कर दिए जाते हैं। इस तरीके से आज जो है ना इस गार्डियन काउंसिल का भी इंतखाब है। ये गार्डियन काउंसिल काफ़ी ज़्यादा खबरों में रही है पिछले दिनों। इस हवाले से इस गार्डियन काउंसिल के मुतालिक आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस गार्डियन काउंसिल को, और कहा यह जा रहा है कि जो फेवरेट कैंडिडेट्स हैं और जिन कैंडिडेट्स को जो है ना वो सुप्रीम लीडर की पुष्टपनाही हासिल है, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रमोट किया गया है, और वो कैंडिडेट्स जो कि डेमोक्रेसी की तरफ बात करते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, और इसके अंदर एक साबिक ईरानी सदर भी शामिल। इसके अलावा आज पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होने हैं, लोकल बॉडी के भी इलेक्शन होने हैं। तो अब तक मैंने आपको ये इस्टेब्लिश करा दिया कि बेसिकली ईरान का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या पावर्स होती हैं सुप्रीम लीडर के पास, क्या क्या इंतखाबात आज क्या किन मामलात के ऊपर वोट कास्टिंग होनी है ईरान के अंदर, जिसमें आपका जो है ना वो सदारती इंतखाब भी शामिल है, आपका जो है ना वो मजलिस खबरगान की भी वोटिंग होनी है, आपकी आज पार्लियामेंट की भी वोटिंग होनी है, और लोकल बॉडी इलेक्शंस भी आज ही होने हैं। तो इस हवाले से ये ईरान के अंदर एक मुकम्मल एक चेंज आने वाला है ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और नए लोगों की इसके अंदर इंक्लूजन होगी। लेकिन इस इंक्लूजन के हवाले से क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं? सबसे पहली बात आप ये अंडरस्टैंड करें कि इन इलेक्शंस के अंदर जो लाइकली टू विन कैंडिडेट है, जिसको कई बड़ी बड़ी मीडिया आउटलेट्स भी ये डिक्लेयर कर चुकी हैं कि ये जो है ना ये सुप्रीम लीडर के काफ़ी करीबी हैं, और यही जो है ना वो अगला यही इलेक्शन जो है ना ये विन भी करेंगे। ये है बेसिकली इब्राहिम रईसी। जी हाँ, इब्राहिम रईसी जो कि इस टाइम ईरान के चीफ जस्टिस भी हैं। जी हाँ, चीफ जस्टिस भी हैं ईरान के, ठीक है। और इनके हवाले से जो है ना ये कहा यह जा रहा है कि ये जो है ना ये नए सदर हो सकते हैं। इब्राहिम रईसी बेसिकली जो इस टाइम सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके बड़े ही करीबी साथी हैं। ये उनके साथ 1979 की रेवोल्यूशन में भी इनका पार्ट है, और 1988 के अंदर जब पॉलिटिकल जो है ना वो असैसिनेशन की गई, जब इनके मुखालिफिन के खिलाफ पॉलिटिकल ट्रायल्स चलाए गए, उनको भी इनको उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। ये इस टाइम ईरान के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। इंतहाई अहम शख्सियत हैं ये ईरान के अंदर, और 2017 के अंदर ये इलेक्शन हार गए थे, ठीक है। हसन रूहानी से इनका मुकाबला था, और हसन रूहानी ने इनको उन इंतखाबात के अंदर शिकस्त दी थी। उसके बाद से ये इन इलेक्शंस के अंदर आ चुके हैं, और बाकी कैंडिडेट्स के जो है ना वो डिसक्वालीफाई होने के बाद ये सबसे पॉपुलर और फेवरेट कैंडिडेट हैं, और ये लाइकली टू विन है। इस हवाले से इनके साथ कई चीज़ें मंसूब की जा रही हैं, और एक बात ये भी है कि इनका आना जो है ना वो यूएस के साथ जो ईरानियन पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली ला सकता है। बेसिकली 2015 के अंदर एक डील साइन हुई। ये डील हसन रूहानी ने जो है ना वो जो यूरोपियन पावर्स हैं उनके साथ और अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की। इस डील का मकसद ये था कि ईरान की सैंक्शंस के बदले जो है ना वो ईरान की न्यूक्लियर डील को, प्रोग्राम को लिमिटेड कर दिया जाए, और ईरान के ऊपर जितनी भी सैंक्शंस है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि ईरान की जो माशी सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक बुरी हो चुकी थी, और काफ़ी ज़्यादा गुर्बत और बेरोज़गारी ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी। तो इस डील का मकसद ये था कि ईरान को इन क्राइसिस से निकाला जाए, लेकिन ईरान इन क्राइसिस से निकल नहीं सका, क्योंकि 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस डील से जो है ना दस्तबरदार हो गई, और दोबारा से जो है ना वो सैंक्शंस का एक मसला जो है ना ईरान के ऊपर आ गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी लिमिटेड हो गया, लेकिन ईरान इस डील के हवाले से कुछ बाकायदा फैसला नहीं कर सका। ना ही ईरान ने इसके ऊपर अमल दरामद यकदम फौरी तौर के ऊपर रोक दिया, और ना ही ईरान इससे पीछे हटा। इसके अलावा जो यूरोपियन पावर्स थी, जिसके अंदर आपका फ्रांस शामिल था, जर्मनी शामिल था, यूके शामिल था, इसके अलावा चाइना और रशिया भी इसी डील के अंदर जो है ना वो सिग्नेटरीज थे ईरान के साथ। उन्होंने जो है ना वो यूएस के जो है ना हट जाने के बावजूद भी इस डील के हवाले से ईरान के साथ कम्युनिकेशन जारी रखी। हाँ, एक अलग बात है कि ईरान जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर सामने नहीं आया, किसी के साथ फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पाया, लेकिन ईरान अभी भी इस डील के हवाले से कंसिडरेशन रखे हुए है। अब होता क्या, होता यह है कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट आता है जब जो बाइडन की अमेरिका के अंदर हुकूमत आती है। जो बाइडन एक तो यूरोपियन ममालिक को एक साथ लेकर चलते हैं, और इस हवाले से ईरान डील को लेकर भी उनके भी नज़रियात हैं कि इस डील को दोबारा से
रिवाइव किया जाए। ईरान न्यूक्लियर डील इंतहाई अहमियत की हामिल है ईरानियन लोगों के लिए, क्योंकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, अगर ये डील हो जाती है तो इसके ज़रिए वो सैंक्शंस हट जाएंगी। जो इन्फ्लेशन का एक हाई रेट है ईरान के अंदर नाज़रीन, बहुत ज़्यादा गुर्बत है और बड़े ही तंग हालात हैं ईरानियन लोगों के। एक आम ईरानी शख्स के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, तो अगर ये डील हो जाती है तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है। अब ये इब्राहिम रईसी साहब ने एक स्टेटमेंट दी एक प्रेसिडेंशियल डिबेट में कि ही वुड ऑनर द न्यूक्लियर डील, ठीक है, कि अगर ये पावर में आए तो ये इस डील को जो है ना वो बिल्कुल इसके ऊपर परस्यू करेंगे, लेकिन ये गारंटी चाहते हैं अमेरिका की जानिब से कि अमेरिका अब दोबारा से इस डील से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह से ये इलेक्शंस जो हैं ये इस न्यूक्लियर डील के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी है वो भी नई ईरान के अंदर आने वाली हुकूमत के साथ ही डील करना चाहती है। इसके अलावा अगर हम इसराइल की बात करें तो बात एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि ईरान बेसिकली कई प्रॉक्सीज के थ्रू जो है ना वो ऑपरेट करता है और इन प्रॉक्सीज को ईरान सपोर्ट भी करता है। हुदीस को ईरान जो है ना अगेंस्ट सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, इसके अलावा हमास को अगेंस्ट इसराइल यूज़ करता है। अब ये जो प्रॉक्सीज है ये बेसिकली ईरान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। बेसिकली अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्या ईरान इसराइल को कबूल कर लेगा नई हुकूमत आने के बाद, तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है और एक अहमकाना सवाल है, क्योंकि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली ईरान का सुप्रीम लीडर ही कंट्रोल करता है और इस फॉरेन पॉलिसी में इसराइल को लेकर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ईरान बिल्कुल अपनी जो सपोर्ट है वो हमास को प्रोवाइड करता रहेगा, फ़लस्तीन के हवाले से भी, क्योंकि ईरान मेजर थ्रेट है इस सारे रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के रीजन के अंदर। अगर किसी मुल्क से इसराइल को थ्रेट है तो वो ईरान ही है। तो ये थी मेरी वीडियो इस न्यूज़ अपडेट के हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।